खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे जेल रोड पुलिस स्टेशन, कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना है, और हम इनके भाईजान हैं। ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। तो सिस्टम को अपना ससुर बताने पर ओवैसी को भीड़ की तालियां और सीटी तो खूब मिली। और एक बार ये आपको लगेगा कि चुनावी रैलियों में ये हल्का फुल्का अंदाज अच्छा ही है, लेकिन ओवैसी ने वाकई बहुत सीरियसली और सोच समझकर सिस्टम के साथ दामाद वाला रिश्ता चुना है। क्या ओवैसी खुद को दामाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सालों तक सरकारें ओवैसी जैसे नेताओं को दामाद जैसा ही ट्रीटमेंट देती रही? इनकी छोटी छोटी गलतियां, बल्कि यूं कहें कि छोटी बड़ी सारी गलतियां यूं ही नजरअंदाज कर दी जाती थी। सरकार में भी पूछ थी और सिस्टम में भी। क्या लंबे वक्त तक अल्पसंख्यक वोटों की सौदेबाजी में एक खास सियासत ने ओवैसी जैसे नेताओं को सिर आंखों पर नहीं चढ़ाए रखा? और अब जब तुष्टीकरण की पोल खुल रही है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे गूंज रहे हैं, तब यही ओवैसी दामाद दामाद बोलकर याद दिला रहे हैं कि एक वक्त था जब उनका भी रुतबा हुआ करता था। सवाल यह भी है कि क्या मोदी सरकार में दामाद जैसा ट्रीटमेंट मिलना अब बंद हो चुका है और ओवैसी की जो बातें हैं वो उसी की खींच इस तरीके से तंज के रूप में सामने आ रही है? इस रिश्तेदारी की वजह चाहे जो हो, लेकिन उन्हें पुलिस का नोटिस क्यों मिला, यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के सोलापुर में ओवैसी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। वहां भाषण शुरू होने से पहले सोलापुर पुलिस ने AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी को एक नोटिस दिया। इस नोटिस में हिदायत दी गई कि वो अपने भाषण में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और ओवैसी को भड़काऊ भाषण देने की हिदायत दी गई। लेकिन पुरानी आदतें इतनी जल्दी कहां जाती है साहब? पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 168 के तहत नोटिस दिया और उसके चंद मिनट बाद ही सांसद असदुद्दीन ओवैसी सारी धाराओं और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। एक बार फिर से उनके जुबान से वही चिंगारी फूटने लगी। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो बड़े ओवैसी का अंदाज थोड़ा मस्खरी वाला जरूर है, लेकिन वो इतने मासूम नहीं है। ना उन्होंने गलती से 15 मिनट का जिक्र किया। उन्हें मालूम है कि जनता 15 मिनट का मतलब क्या निकालती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ओवैसी की जुबान पर 15 मिनट की बात आई और कैसे भीड़ में जैसे उन्माद फैल गया। सामने बैठी भीड़ का शोर अचानक से उसका डेसिबल इतना बढ़ जाता है कि आपको लगता है कि ओवैसी ने ऐसी कौन सी बड़ी बात कही। वो तो कुछ मजाक वाली बात कर रहे हैं, लेकिन जो भीड़ का उत्साह है उसको देखकर आप समझ लीजिए
कि ओवैसी ने बातें क्यों कही और उनका कहने का जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो भीड़ को शब्दशः उसी तरीके से डिलीवर हुआ है जैसा वो करना चाहते थे। ऐसा लगता है कि भीड़ में नई जान आ गई। जिस 15 मिनट की ओर ओवैसी हंसते हंसते इशारा कर रहे हैं, वो कोई हंसी ठिठोली वाली बात नहीं है। वो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी थे, जिन्होंने साल 2012 में कहा था कि हिंदुस्तान हम 25 करोड़ हैं और तुम 100 करोड़। ठीक है, तुम तो इससे भी ज्यादा हो, लेकिन 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो और फिर हम बता देंगे कि किसमें हिम्मत है और कौन ताकतवर है। अकबरुद्दीन पर इस बयान की वजह से केस भी दर्ज हुआ था, वो जेल भी गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें संदेह के आधार पर बरी कर दिया। तो छोटे मियां को कोई सजा नहीं मिली थी, लेकिन साल 2012 से लेकर आज तक बीते 12 सालों में कोई ऐसा चुनाव नहीं बीता जिसमें ओवैसी की पार्टी की ओर से गाहे बगाहे ये 15 मिनट का जिक्र न हुआ। और कल रात तो बड़े मियां भी एक तरीके से उन्होंने भी वो 15 मिनट वाली बात इशारों इशारों में कह दी। और इनके छोटे भाई जिन्हें अदालत से राहत मिल चुकी है, वो खुद भी इसी महाराष्ट्र में पिछले दिनों 15 मिनट का जिक्र कर आए थे, वो भी ठीक उसी अंदाज में जैसे कल रात बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने किया। एक बार अकबरुद्दीन ओवैसी का वो भाषण भी जरा सुनिए। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता हूं। चल रही है, मगर क्या गूंज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो 15 मिनट को ओवैसी ब्रदर्स ने अपनी चुनावी रैलियों का हाईलाइट बनाकर रखा हुआ है। जैसे किसी फिल्म में आइटम सॉन्ग होता है ना, जो उस फिल्म का बिकाऊ पॉइंट होता है, 15 मिनट को ओवैसी ब्रदर्स ने अपने चुनावी भाषण का वही आइटम सॉन्ग बना रखा। और जो 15 मिनट जिसकी पहली बार चर्चा खून बहाने के लिए हुई थी, उसे आज भी ये दोनों भाई अपने वोटर का जोश बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर बैरिस्टर ओवैसी के 15 मिनट वाले बयानों की 15 से ज्यादा क्लिपिंग मौजूद है। आप भी देख लीजिए, उसमें से एक दो ढूंढकर हम आपके लिए लाए हैं और देखिए जरा इस 15 मिनट वाले बयान का को किस किस तरीके से सोशल मीडिया पे पेश किया जा रहा है। 15 मिनट, 15 मिनट याद आया। पीछे बैठने वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। 9:12 हुए हैं, 9:15 नहीं हुए। ये बात करें कि मीडिया वालों को 15 मिनट से बड़ी मोहब्बत हो गई। क्या है नहीं मालूम, 15 मिनट से इनको इतनी मोहब्बत। तो वैसी बेशक 15 मिनट का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन 15 मिनट मजाक नहीं है। हर कोई ये जानता है कि 15 मिनट वो धमकी है जो आपके भाई ने हिंदुओं को दी, और आप दोनों भाई 15 मिनट बोलकर बार बार उस धमकी को दोहरा रहे हैं। यह धमकाने का आपका अंदाज है, लेकिन मकसद एकदम क्लियर है। आप 15 मिनट बोलकर सामने जुटे मुसलमान युवाओं को भड़का रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं, और यह आपकी चुनावी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। असल में दोनों भाई 15 मिनट बोलकर कट्टरपंथी नैरेटिव को की सॉफ्ट पेडलिंग कर रहे हैं। हिंसा की धमकी का बारूद मलमल के कपड़े में लपेटकर चुनावी बाजार में बेचा जा रहा है, और उसका असर भी देख लीजिए। ये पिछले साल का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। यूपी के कुशीनगर का यह वीडियो है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
देख लीजिए कि जुलूस में कैसा पोस्टर लहरा रहा है ये शख्स और उस पर क्या लिखा हुआ है। बताया जाता है कि ये जुलूसे मोहम्मदी वारा वफात के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी का जो हेट स्पीच था उसे भी इस जुलूस में बजाया गया था। तस्वीर पुरानी है, लेकिन दोनों भाई तो पुराने बयान को हर चुनाव में सामने ला रहे हैं, हर बार उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वोटर को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए। अब इस सवाल का जवाब समझिए कि ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में 15 मिनट वाले बयान को क्यों एक रणनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया। तो इस बार महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे गूंज रहा है। हिंदू एकता के लिए आया यह बयान 2 लेवल पर काम कर रहा है। इसके जरिए बीजेपी की स्ट्रेटजी दिख रही है कि अलग अलग जातियों का वोट हिंदू वोट बैंक के तौर पे एकजुट हो जाए, और दूसरी तरफ यह बयान उस कट्टरपंथी ताकतों से हिंदुओं को सावधान करता है जो देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ लंबे वक्त से अलग अलग तरीके से लगाई जा रही है और अलग अलग तरह की साजिशें की जा रही है। और दूसरी तरफ हर चुनावी रैली में असदुद्दीन ओवैसी ये दावा करते हैं कि योगी का यह बयान, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान कि एक है तो सेफ है, ये मुसलमानों को टारगेट करने वाला है। और मोदी और योगी एक तरीके से ध्रुवीकरण कराकर चुनाव जीतने की कोशिश में, अगर ओवैसी के आरोपों में दम भी है तो यह सवाल भी तो उठता ही है ना कि खुद ओवैसी किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये 15 मिनट वाला बयान अगर ध्रुवीकरण का एजेंडा नहीं है तो और क्या है। ओवैसी को अगर हिंदू वोटों की फिक्र होती तो इस तरह का बयान नहीं दे रहे होते रैलियों में, जैसा कि उनके बयान से जाहिर है कि वो बार बार मुसलमानों को भड़काकर, उकसाकर और एक तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके मुसलमानों का वोट लेना चाहते। उनका फोकस है कि 15 मिनट जैसे बयानों से मुसलमानों को एकजुट किया जाए, मुस्लिम बहुल सीटों पर मुसलमानों को भड़काकर उन्हें एक तरीके से महाराष्ट्र में कैसे अपना आंकड़ा सुधारा जाए, इसकी पूरी ताकत लगा रखी है इसके लिए उन्होंने। ओवैसी ने इस बार 16 कैंडिडेट उतारे और वो सारी की सारी मुस्लिम बहुल सीटें। और जैसा कि आप जानते हैं कि ओवैसी जहां भी चुनाव लड़ते हैं ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटों पर ही चुनाव लड़ते हैं। लेकिन यह कनेक्शन सिर्फ जो महाराष्ट्र में है, यह सिर्फ मुस्लिम आबादी के साथ नहीं है, इसका एक और कनेक्शन है। इस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ओवैसी पर आरोप लगा वोट जिहाद का, और उन्हें बताया गया कि ये औरंगजेब के मुरीद लोग हैं, उन्हें रजाकार से जुड़ा हुआ बताया गया। लेकिन ओवैसी इन आरोपों को खारिज करने की बजाय एक तरीके से उसे अपनी ताकत बनाकर इस चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिन इलाकों में ओवैसी ने इस बार अपने कैंडिडेट उतारे हैं वो किसी जमाने में हैदराबाद के निजाम के क्षेत्र में आते हैं, और ये मराठवाड़ा का इलाका है महाराष्ट्र का, जो कि कभी निजाम के साम्राज्य का हिस्सा था। और आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा इलाका जो महाराष्ट्र का है वो कैसे एक वक्त निजामों के अधीन था, और आज भी इस इलाके में मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी है। और ये इलाके आज की तारीख में AIMIM को लगता है कि उसके लिए एक गढ़ की तरह सामने आ सकता है, और कुछ हद तक उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है भी। आप देखिए, ये हैदराबाद का वो स्टेट है, ये यूं कहें कि पुराने हैदराबाद स्टेट का नक्शा है, और उसमें आप देखेंगे कि ये जो इलाका है औरंगाबाद, परभनी, नांदेड़, ये सोलापुर तो पूरा नहीं था, लेकिन आज जो सोलापुर है उसका थोड़ा हिस्सा, और कर्नाटक का फिर कुछ हिस्सा, और बाकी हैदराबाद का जो आप देख रहे हैं, हैदराबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद, ये तो है ही तेलंगाना का हिस्सा, लेकिन ये कर्नाटक का कुछ हिस्सा, गुलबर्गा वगैरह,
और ये हैदराबाद का आप देख रहे हैं कि जो ये उत्तरी इलाका है, उसमें औरंगाबाद, परभनी और नांदेड़ और सोलापुर, ये जो कि महाराष्ट्र आज की तारीख में महाराष्ट्र का हिस्सा है, वो कभी हैदराबाद स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। और इस इलाके में AIMIM का जो इतिहास है इस इलाके से जुड़ा हुआ है, और वो एक काला अध्याय है इतिहास का, और जिसकी तरफ देवेंद्र फडणवीस इशारा करते हैं, जिसकी तरफ बीजेपी के नेता इशारा करते हैं। और वो क्या इतिहास है, जरा आपको एक बार यह भी जानना चाहिए। तो आजादी के फौरन बाद MIM निजामों के साथ मिलकर हैदराबाद को भारत में शामिल किए जाने के खिलाफ एक बड़ा, यूं कहें कि सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। और उस सशस्त्र विद्रोह की जो अगुवाई कर रहे थे, उसमें वो कौन लोग थे, वो हम आपको बताएंगे। उन्हें रजाकार कहा जाता था। और वो रजाकार कौन थे, और रजाकारों से आज ओवैसी का क्या रिश्ता है, आज की AIMIM का, जरा उसको भी समझने की जरूरत। अगर आज ये आरोप लगता है ओवैसी पे, अगर देवेंद्र फडणवीस से कहते हैं कि ओवैसी से क्या बात करना है, ये तो रजाकार हैं, तो क्यों कहा जाता है, आपको ये जानना चाहिए। ओवैसी भले इस आरोप को खारिज करते हैं। ओवैसी कहते हैं कि जो रजाकार थे वो तो पाकिस्तान चले गए, और जो देशभक्त थे वो हिंदुस्तान में रह गए, और हम देशभक्तों में से हैं, हम रजाकार नहीं हैं। एक मिनट के लिए ओवैसी की ये बात मान भी ली जाए, तो मैं आपको AIMIM का कुछ इतिहास आपको बताना चाहता हूं। और ये इतिहास मैं नहीं, मैं उनके वेबसाइट के हवाले से बताता हूं। AIMIM की वेबसाइट पर क्या लिखा गया है, और वो अपनी जड़ें कहां तक ले जाते हैं, कहां तलाशते हैं, एक बार जरा आप देखिए। ये जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है, ये हमने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, जिसको कि AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है, उसकी वेबसाइट से हमने उठाया है। और इस तस्वीर के बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए। 1920 ये कह रहे हैं AIMIM वाज फाउंडेड। आप सोचिए कि अगर ओवैसी ये कह रहे हैं कि उनका रजाकारों से या आजादी के पहले जो MIM सो कॉल्ड था, तब वो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन नहीं था, वो सिर्फ मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन था, MIM था। अगर उसके साथ रिश्ता नहीं है, तो ओवैसी के वेबसाइट पे, AIMIM की वेबसाइट पे ये 1920 का जिक्र क्यों है? वो खुद मानते हैं कि ये वही AIMIM है जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी, यानी आजादी से पहले की गई थी। और आजादी के पहले और आजादी के दौरान क्या क्या हुआ, वो कहानी भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मैं जरा आपको एक दूसरी तस्वीर इसी वेबसाइट पे, उन्हीं जो अपना इतिहास उन्होंने बताया है AIMIM का, जरा उसकी दूसरी तस्वीर दिखाइए। उसमें एक तस्वीर लगाई गई है। ये तस्वीर है नवाब बहादुर यार जंग का। और ये यार जंग की जो तस्वीर, बहादुर यार जंग की तस्वीर देख रहे हैं, ये MIM के प्रेसिडेंट हुआ करते थे एक जमाने में। 1938 में ये प्रेसिडेंट चुने गए थे, यानी कि आजादी से पहले। और MIM, इनके प्रेसिडेंसी के दौरान MIM ने मिलिशिया की एक बड़ी फौज तैयार की, जिसे रजाकार कहा गया। और वो रजाकार हैदराबाद स्टेट के भारत में विलय के खिलाफ थे। वो या तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, या हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे स्थापित करना चाहते थे, जो कि निजाम की हुकूमत में चले। और इस मकसद के साथ नवाब बहादुर यार जंग ने रजाकरों की बड़ी फौज खड़ी की, और उनकी संख्या 50,000 से लेकर 2 लाख तक बताई जाती है। और उन रजाकरों ने क्या किया,
वो इस देश के इतिहास में एक बड़ा और काला अध्याय है, उसका जिक्र भी करूंगा मैं। लेकिन नवाब बहादुर यार जंग के बारे में ओवैसी की पार्टी की वेबसाइट पर क्या लिखा गया है, जरा एक बार वो भी पढ़िए। जरा दूसरी लाइन में देखिए, लिखा गया है, ही इमर्ज्ड एज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ कम्युनिटी। वो कौम के सबसे बड़े नेता के तौर पे उभर कर सामने आए। नवाब बहादुर यार जंग के बारे में यह बात कही गई है ओवैसी की वेबसाइट पर, जिन्होंने रजाकरों की फौज खड़ी की और जिन रजाकरों ने आजादी के दौरान हिंदुओं का कत्लेआम किया, उन रजाकरों के बारे में, उन रजाकरों की सेना खड़ी करने वाले के बारे में ओवैसी की पार्टी के वेबसाइट पे लिखा जाता है कि वो कौम के सबसे बड़े नेता थे। सोचिए। और आज ओवैसी कहते हैं कि जो रजाकार थे वो तो पाकिस्तान चले गए, सिर्फ देशभक्त यहां रह गए। लेकिन ओवैसी आज भी उस इतिहास से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। उनकी पार्टी आज भी अपने आप को उसी एमआईएम का हिस्सा मानती है जिसकी स्थापना नवाब बहादुर यार जंग ने की। और बाद में नवाब बहादुर यार जंग की मौत के बाद कासिम रिजवी ने जब कमान मिली, तो कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकरों की फौज ने इस, जहां आज चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र के जिस इलाके में, जहां वो इलाका भी शामिल है मराठवाड़ा का, वहां किस तरीके से हिंदुओं पर जुल्म ढाए गए। गुलबर्गा, बीदर और पूरा जो आप महाराष्ट्र, जो आप देख रहे हैं हैदराबाद स्टेट का जो पूरा इलाका था, वहां हिंदुओं पर किस किस तरह के जुल्म ढाए गए, उसकी अगर आप कहानियां पढ़ेंगे तो रूह कांप जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे। गांव के गांव जला दिए गए, महिलाओं की इज्जत लूटी गई, सारे नौजवानों को खड़ा करके उनको गोली मार दिया गया, उन्हें काट दिया गया। और उस समय एक नारा था जो रजाकार लगाते थे कि बामन को लूटो, बनियों को काटो और आपस में बांटो। यह नारा लगता था। रजाकरों की उस फौज के संस्थापक के बारे में ओवैसी की पार्टी का ऑफिशियल वेबसाइट कहता है कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता थे। और ओवैसी कहते हैं कि उनका रजाकरों से कोई रिश्ता नहीं। सच क्या है वो आपके सामने है। एक जरा तीसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं, दिखाइए। ये उसी वेबसाइट पे तीसरी तस्वीर है और उसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में एआईएमआईएम की का जो इतिहास जो बताया गया है, उसी संदर्भ में ये तीसरी तस्वीर है। 1948। ये कहते हैं कि एआईएमआईएम सीजेस टू एग्जिस्ट। भाई अगर एआईएमआईएम नहीं थी तो वो 1948 में कैसे खत्म हो गई और क्यों खत्म हो गई? जब हैदराबाद स्टेट को सरदार पटेल ने जबरन फौज भेजकर उसे भारत में उसका विलय करवाया, उसके बाद कासिम रिजवी को गिरफ्तार किया गया और कासिम रिजवी 1948 से लेकर 1957 तक भारत की जेल में था। और भारत की जेल से रिहाई की शर्त यह थी कि वो यहां से छूटने के बाद सीधे पाकिस्तान जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले कासिम रिजवी ने एआईएमआईएम की जो कमान है वो उन्होंने ओवैसी के परदादा को सौंपी। ओवैसी के परदादा और ओवैसी के परदादा ने उसके कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा फेरबदल किया और एमआईएम के नाम के साथ उन्होंने एआई और जोड़ दिया। और इस तरीके से ऑल इंडिया, आप जो देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि एआईएमआईएम, तो ये जो है उनके नाम के साथ ए ऑल इंडिया जोड़ करके और एआईएमआईएम बना दिया गया। और इस तरीके से जो इतिहास है उसका फरेब आपके सामने है और उसकी सच्चाई भी आपके सामने है। तो अगर ओवैसी को यह लगता है या ओवैसी ये दावा करते हैं कि रजाकरों से उनका कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर एआईएमआईएम का इतिहास तो 1948 की बजाय 1958 से शुरू होना चाहिए था ना। लेकिन वो तो अपनी वेबसाइट पे कहते हैं कि 1920 में उसकी स्थापना हुई। वो तो
यार जंग को कहते हैं कि टॉलेस्ट लीडर थे वो मुसलमानों के, जिन्होंने रजाकरों की स्थापना की, और वो AIMIM से जुड़े हुए थे, वो MIM के प्रेसिडेंट थे। फिर ओवैसी क्यों कहते हैं कि 1948 में AIMIM सीजेस टू एग्जिस्ट? वो क्यों कहते हैं कि क्योंकि उस समय MIM पे प्रतिबंध लगा दिया गया था 1948 में, और 9 साल प्रतिबंध रहा। उसके बाद कासिम रिजवी पाकिस्तान जाने के पहले ओवैसी के दादा को इस संगठन की कमान सौंप गए, और इस तरीके से वो जो MIM जिसकी स्थापना 1920 में हुई और जिसके मिलिशिया रजाकार थे जिन्होंने इस देश में हिंदुओं का कत्लेआम किया, वही पार्टी, वही संगठन नाम बदलकर, चोला बदलकर आज AIMIM है। और जो ओवैसी की पार्टी का हेडक्वार्टर है एक तरीके से दारुस्सलाम, वो रजाकारों का एक तरीके से हेडक्वार्टर हुआ करता था, और हिंदुओं के खिलाफ उस सबसे बड़े हिंसक विद्रोह का केंद्र था। आज AIMIM का हेडक्वार्टर है। तो ओवैसी जब ये कहते हैं कि उनका रजाकरों से कोई रिश्ता नहीं है, तो उस समय उनका ये इतिहास जेहन में रखा जाना चाहिए।